डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेमनाथ है और मैं भारत का तो रहने वाला हूँ, लेकिन आपको ये नहीं बता सकता किस शहर का रहने वाला हूँ या किस गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपको विचलित नहीं करना चाहता। इस कहानी में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसकी छानबीन करने की कोशिश भी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा, क्योंकि आप इस कहानी को सच्ची मानने लगेंगे और मैं नहीं चाहता आप इस कहानी को सच्ची माने। फिर तो ऐसा डर पूरी जिंदगी आपको लगेगा कि उस डर को दूर करने की हर कोशिश नाकाम होती जाएगी। बस कहानी की तरह सुनिए। मेरा नाम प्रेमनाथ है। मैं 1918 की आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं अलग अलग गांव में घूमा करता था, क्योंकि मेरा कोई खास बसेरा नहीं था। जिस गांव में जाता वहाँ का बनकर रह जाता। मैं बस नई नई जगह सिर्फ घूमना पसंद नहीं करता था। मैं चाहता था किसी ऐसी जगह जाकर बसूं जहाँ पर मुझे आज़ादी का एहसास हो, जहाँ पर मैं कुछ पैसे कमा भी पाऊं। लेकिन मैं अमीर बनने की हर कोशिश कर चुका था, लेकिन कोई भारतीय कैसे अमीर बन पाए। जब अंग्रेज शासन था, हमें परेशान ही इतना किया जाता था। मैं बस उनसे बचने के लिए कई बार झगड़ा मोल लेकर उस गांव से भाग जाता और किसी नए गांव में जाकर बस जाता। मैं बस कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा धन मिल जाए। इस बार भी मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा था जहां पर मुझे कोई जानता नहीं था। लेकिन यही तो भारत की खासियत है। जब आप अनजान होते हैं तो लोग आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। जब जान पहचान बन जाती है फिर वो आपको अपना लेते हैं। जब मैं उस गांव में पहुंचा था, पूरी तरह से अनजान था, बहुत ज़्यादा भूखा था। अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे और ज़्यादातर लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। वो पैसों के मामले में गरीब थे, दिल के मामले में गरीब नहीं थे। एक रोटी कम खा लेते लेकिन साथ में मिलकर खाते। मैं उस गांव में पहुंच गया था। बसेरा कोई नहीं था, लेकिन खाने की कभी कमी नहीं हुई। वहाँ कई बागान बने हुए थे, कई खेत बने हुए थे और मुझे लगा यहाँ रहकर कभी भी मैं भूखा नहीं रह पाऊँगा। यहाँ अगर मैं कोई घर बना लूँ तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वहाँ एक खेत के पीछे वाली ज़मीन मुझे मिल भी गई थी और मैं वहाँ पर घर बना भी सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ ज़्यादातर मकान तो कच्चे थे, लेकिन कुछ अमीर लोग थे जिनके मकान पक्के थे। उनके पीछे वाली जगह का मिलना बिल्कुल इस तरह से था जैसे स्वर्ग में जगह मिल जाना। खाने की कमी नहीं थी। अगले 15 दिनों तक यहाँ मैं अच्छा खाना खाता रहा। लोग मुझे मेहमान की तरह इतना ज़्यादा खिलाया करते कि मैं थोड़ा थोड़ा मोटा होने लगा था। जिंदगी में पहली बार पेट भरकर खाना खाने को जो मिल रहा था। लेकिन उस मकान को बनाने के लिए मुझे मेहनत अकेले को करनी पड़ती थी। मैं उस जंगल में जाता, लकड़ियों को काट कर लेकर आता, वहाँ पत्तों से छत बनाता, झाड़ियाँ रखता और कई अमीर लोग थे जो मुझे कुछ ईंटें भी दे देते थे। इस तरह मिट्टी की लिपाई पुताई करके मैंने एक छोटा सा घर बना लिया था। भले ही मुझे ज़मीन बड़ी दी गई थी, लेकिन घर मैं छोटा ही बना पाया था। लकड़ी के बाड़े से बना लिए थे और अब रहना आसान लग रहा था। मुझे एक छोटी ज़मीन पर खेत भी मिल गया था। अमीर लोग इतना दान किया करते थे और मैं दिखने में अच्छा था, इसीलिए शायद वो मुझसे प्यार भी काफ़ी ज़्यादा करने लगे थे। मैं उस गांव का ही एक बाशिंदा बनकर रहना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था इस गांव के नियम क्या हैं और मुझे उन नियमों का पालन करना चाहिए
या नहीं करना चाहिए? उस गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। रात के वक्त भी आप गांव में घूम सकते थे। अमूमन ऐसा बाकी गांव में नहीं होता था। ज़्यादातर गांव जहां पर मैं रहा, रात को लोग अपने घरों के अंदर घुस जाया करते थे क्योंकि चोरों का बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था। लेकिन इस गांव में कहा गया था कि रात को पहरेदार घूमते हैं, कुल 5, और इस गांव में कभी कोई चोरी हुई ही नहीं। इसीलिए रात को घूमना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद हो गया था। चांद की रोशनी में यहाँ झाड़ियों के बीच से निकल कर जाना कुदरत की गोद में रहने के समान था। लेकिन पास के बागान में पहुँचते हुए वो पके हुए फलों की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करती थी। मैं चोरी नहीं किया करता था, लेकिन अगर पेड़ के पास कोई फल गिरा हुआ हो, उसे उठाकर खाने में कोई चोरी का मामला तो नहीं बनता। इसीलिए मैं उस बागान के बीच से गुजरा करता था और गिरे हुए फलों को उठाकर घर ले आया करता था। इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा था। चांद की रोशनी में मुझे फल साफ साफ तो नहीं नजर आ रहे थे, फिर भी जैसे फल मिलते मैं उन्हें एक बड़े से झोले में डालता जा रहा था। तभी पास का एक पेड़ हिला। पहले तो पेड़ के हिलने के कारण मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि ये वो पेड़ था जो हिला। आसपास का कोई पेड़ हिला ही नहीं। अगर हवा चली होती तो सभी पेड़ हिलते ना। सिर्फ एक पेड़ का हिलना यह बयां कर रहा था कोई ना कोई चीज़ है उस पेड़ पर चढ़ी हुई। मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, मुझे एक आदमी नजर आया जो पेड़ पर चढ़कर जैसे फलों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि नीचे पत्तों की छांव के कारण मैं साफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन ऊपर उसके चेहरे के ऊपर पूरी तरह से चांद की रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसे अच्छे से देखा, वो फलों को तोड़ रहा था। मुझे लगा ये बाग उसी के होंगे ना, शायद रात के वक्त उसे भी भूख लगी हो, इसीलिए वो फलों को तोड़ने के लिए आ गया। कहा तो जाता है ना इस गांव में चोरी नहीं होती, तो मुझे किसी को तंग नहीं करना चाहिए। मैं चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगा। बार बार मेरी नज़रें उसकी तरफ जाती जा रही थी और वो कई फलों को तोड़कर जैसे अपने हाथों में पकड़े हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहा। तब तक मैं काफ़ी दूर निकल चुका था। उसके बाद फलों को इकट्ठा करके मैं सीधा घर की तरफ निकल आया। मैं अपने घर में उन फलों को देख रहा था, कौन से सही हैं और कौन से गल चुके हैं। अच्छे वाले फल खाकर उस रात मुझे नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। अगले दिन मैं मुखिया के पास गया था, उनसे थोड़ा सा काम था। अब गांव में कुछ सरकारी काम भी करवाने होते हैं, क्योंकि फसल शहरों से मिलती है और यहाँ पर उगाई गई फसल पिछली बार थोड़ी सी खराब रही थी, तो मैंने सोचा शहर से जाकर कुछ फसल ले आऊं। वैसे भी कई लोगों का काम मैंने किया था, इस कारण मेरे पास कुछ पैसे आ भी गए थे। सोचा कुछ सामान भी खरीद कर ले ही आऊं। अब हर चीज मांगता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगता हूं। बातों बातों में मैंने मुखिया से पूछा, वो जो पीछे वाले बाग हैं वहां पर बहुत ज्यादा फल लगे हुए हैं। मैं कई बार वहां बाग से गुजरता हूं। मैं कभी किसी पेड़ पर चढ़ता नहीं, लेकिन गिरे हुए फलों को उठा लेता हूं। कुछ गले होते हैं, लेकिन कुछ खाने लायक होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो पेड़ हैं, वो जो बागान है, वो किसके हैं? मुखिया मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, वो मेरे बागान है। मैं और मेरा भाई, हम दोनों मिलकर उस बाग को संभालते हैं। मैंने कहा, आपका भाई वो जो पीछे बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, अगर कोई और वहाँ पर घूम रहा हो या फलों को तोड़ रहा हो तो आप उसे रोकते नहीं? तब मुखिया ने कहा, यहाँ पेड़ पर चढ़कर कोई फल नहीं तोड़ता, और तुम जिस तरह से नीचे पके हुए उठाकर लेकर आते हो, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। नीचे गिरे हुए वैसे भी इस्तेमाल नहीं किए जाते और शहरों में हम बेच भी नहीं सकते, लेकिन कोई पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़े तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, काफ़ी पिटाई होगी उसकी। मैं मुखिया को बताना चाहता था कि रात के वक्त मैंने किसी को उस पेड़ पर चढ़े हुए देखा, और वो ना तो मुखिया था ना उसका भाई था। आखिर वो पेड़ पर चढ़कर कौन फलों को तोड़ रहा था? मैंने सोचा बेवजह किसी को मुसीबत में क्यों फंसाना। बेचारा भूखा होगा, पेड़ पर चढ़कर आज भूख मिटा रहा होगा। मैंने मुखिया को नहीं बताया। वहां से निकला शहर की ओर, अपना काम पूरा किया। जैसे ही शाम को मैं सामान लेकर वापस आ चुका था, मैंने घर में उस सामान को रखा। इसके बाद खाना बनाया और फिर रात के वक्त जंगल में मैं बढ़ चला। उसी बागानों के बीच से गुजरता हुआ देख रहा था कोई पके हुए फल मुझे मिल ही जाए। अचानक मैंने देखा एक पेड़ पर एक आदमी चढ़ा हुआ फलों को तोड़ने की कोशिश कर रहा।
जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी मैंने उसे पहले ही पहचान लिया। ये वही आदमी था जो मुझे कल दिखा था। मैं इस बाग में पहले ज़्यादा आया नहीं करता था। दिन के वक्त फलों को उठाकर चला जाया करता था, लेकिन अब 2 दिनों तक लगातार आ रहा हूँ और इसे पेड़ पर चढ़े हुए देख रहा हूँ। ये तो कोई फल चोर है जो यहाँ से फलों को चुरा कर लेकर जाता है। मन कर रहा था कि कह दूं उसे, मैं मुखिया को बता दूंगा, लेकिन मैं भी तो गांव में नया था। हो सकता है ये कोई झगड़ालू लड़का हो और मुझसे झगड़ने लगे और फिर मुझे मुसीबत में डाल दे। नहीं नहीं, झगड़ा मोल नहीं लूंगा। ये कोई चोरी थोड़े ना है। एक तो बेचारा भूखा फल चुरा लेता होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चुपचाप मैं आगे की तरफ बढ़ चला था। आगे से घूमकर पके फलों को उठाकर फिर से मैं घर आ गया था। दिए की रोशनी में मैंने पके फल एक तरफ किए, गले हुए फल बाहर फेंक दिए। इस तरह उस रात भी मुझे ख्याल आया था, कौन है जो इस तरह से पेड़ों पर चढ़कर फलों को तोड़ता रहता है। मुझे मुखिया को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, सोच में पड़ा हुआ था। लेकिन फिर मेरे मन ने समझा दिया, नहीं नहीं, बताने में कोई फ़ायदा थोड़े ना है। फल ही तो चुरा रहा था, चलो कोई बात नहीं, भूखे की भूख मिट गई। अगले दिन भी मैंने उस गांव में बहुत काम किया। 2-3 दिनों तक मैं बागान की तरफ गया ही नहीं। कुछ दिनों से थोड़ा सा मुंह पक चुका था तो मैंने सोचा फल नहीं खाऊंगा। लेकिन एक रात जब मैं बागान की तरफ जाने ही वाला था तभी मेरा ध्यान पड़ा, पास की एक हवेली के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ था। वहां ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। कई बार उस हवेली का जो मालिक था ना, वो सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ा करता था, लेकिन अब मैंने देखा एक आदमी वहां इस तरह से चढ़ा हुआ नीचे की तरफ घूर रहा। मुझे लगा कोई चोर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं चोर चोर कहूँगा और यहाँ लोग इकट्ठा हो गए और वो आदमी छत पर कोई काम कर रहा होगा तो मुसीबत में पड़ जाऊँगा। नया हूँ मैं, ऐसी मुसीबत लेना नहीं चाहता। तभी मैंने ध्यान दिया, वो एक तरफ से उतरने लगा और ऊपर से कोई सामान जैसे उठाकर लेकर आया था। मैंने उसके हाथ में देखा कोई कपड़ा सा था और उसने सामान कपड़े में लपेट रखा था। मैंने सोचा तक नहीं उसके पास क्या होगा, लेकिन छत से उतर ऐसे रहा जैसे चोर उतरते हैं। वो सीढ़ी लगाकर नहीं उतर रहा था, बल्कि ईंटों को पकड़ पकड़ के पीछे से उतरा और जल्दी से वहां से भागने लगा। मैं पहले चोर चोर कहना तो चाहता था, लेकिन फिर से मन में कई ख्याल आ रहे थे। सोचा उसका पीछा करता हूँ, पता तो करूँ ये आदमी आता कहाँ से है। और पहले तो फल चुराया करता था, अब छत पर चढ़कर कुछ ना कुछ तो उठा कर लेकर गया है। चलो मैं उसका पीछा करता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं बड़े आराम से उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो भाग नहीं रहा था बल्कि बड़ी तेजी से चल रहा था। क्योंकि अगर चोरी करके भाग रहा होता तो शायद पकड़ में नहीं आता, लेकिन जैसे उसे कोई डर ही नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा। आराम से चलता चलता जंगल के काफ़ी अंदर तक जाने लगा और मुझे लगा उसका पीछा करने में अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आवाज़ लगाने में भी खतरा हो सकता है। अगर उसका कोई साथी यहाँ पर हुआ मैं अकेला पड़ जाऊँगा और यहाँ आवाज़ गांव तक भी नहीं पहुँचेगी। इसीलिए मुझे वापस जाना चाहिए। दोबारा अगर ये मिला, कुछ चुराता हुआ दिखा, फिर तो मैं शोर कर दूंगा। इसे किसी न किसी के पास पहुँचाकर ही दम लूँगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने उस आदमी को उस गांव में कभी नहीं देखा। मैं गांव में कई लोगों से मिल चुका था, लगभग सभी के सभी मैंने देखे ज़रूर थे। वो आदमी इस गांव में कभी नहीं देखा। शायद वो आदमी कहीं बाहर से आता होगा। उस समय भी जंगल की तरफ ही तो जा रहा था। लेकिन एक दिन फिर से रात के अंधेरे में मैंने उस आदमी को बिल्कुल साफ साफ देखा। एक घर के पीछे रखा कुछ सामान उठाकर जल्दी जल्दी भागा जा रहा। पहले तो मुझे लगा मुझे जैसे आवाज़ लगानी चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, क्या सच में वो चोर है। लेकिन गांव में कभी किसी ने चोरी की कोई कंप्लेंट की ही नहीं। क्या यहाँ चोरी होती भी है, कोई मानने को तैयार होगा ही नहीं। मैं बस उसके पीछे पीछे जाता रहा और फिर से वो जंगल में जाकर जैसे गायब ही हो गया। बड़ी तेज़ी से भाग निकला था। वो सामान उठाकर कहाँ चला गया मैंने सोचा तक नहीं था। लेकिन अगले दिन उस घर में जाकर मैंने उस घर के मालिक से बात की। हाँ, आपके घर में कोई चोरी तो नहीं हुई? कल मैंने एक आदमी को पीछे जैसे भागते हुए देखा। मुझे पक्का तो नहीं है कि घर के अंदर से कुछ चुरा कर लेकर गया है, लेकिन बाहर से जैसे कुछ उठाकर ज़रूर लेकर गया है। उस घर के मालिक ने कहा था कि उसने घर के बाहर कुछ भी ऐसा नहीं रखा था जो ज़रूरी हो या कीमती हो। वो बाहर से कुछ भी उठाकर ले जा नहीं सकता।
और घर में भी कोई ऐसी चीज़ चोरी नहीं हुई है। फिर मैंने मुखिया से भी पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, मैंने बस आदमी को भागते हुए देखा कुछ उठाकर, ऐसा नहीं है कि घर से कुछ चुराया है, जैसे बस भागते हुए मुझे अजीब सा लगा। मुखिया ने भी कहा कहीं अगर चोरी हुई होती तो मेरे पास तो आती ना और बताते कोई कि मेरे घर में ये चीज़ नहीं मिल रही। तो चोरी की कोई कंप्लेंट है ही नहीं तो किसी को भागते हुए देख हम पकड़ थोड़े ना सकते हैं। मैंने कहा मैंने उस आदमी को कभी गांव में नहीं देखा। तो मुखिया ने कहा कई बार दूसरे गांव से लोग यहाँ पर आ जाते हैं, हो सकता है किसी का रिश्तेदार हो सकता है लड़का हो, बेवजह ही पागलों की तरह हरकतें करता हो। ऐसे पागल होते हैं जो गांव में घूमते रहते हैं और बेवजह उन्हें पकड़ना जैसे सही नहीं लगता। मुझे शक हो रहा था, लेकिन जब चोरी हुई ही नहीं तो इल्ज़ाम लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे? ये बात मुखिया की पूरी तरह से सच थी। फिर भी मुझे उस आदमी पर बहुत ज़्यादा शक रहता था। एक रात फिर से मैंने उस आदमी को उसी बड़ी सी हवेली के ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। मुझे लगा कुछ लोगों को बुला ही लेना चाहिए। जल्दी से मैं पास के घर में गया और कहने लगा उस हवेली के ऊपर चढ़ते हुए मैंने किसी चोर को देखा है। मुझे बस उस आदमी को पकड़वाना था, सच उगलवाना था। मैं उस आदमी के साथ बाद में उस घर के अंदर गया, उस हवेली के अंदर उसके मालिक को बाहर बुलाया और कहा ऊपर चढ़ते हुए मैंने किसी को देखा है। उस हवेली के मालिक ने कहा कि यहाँ कोई भी उसका रिश्तेदार मौजूद नहीं है जो घर के ऊपर चढ़े, और वो हवेली के ऊपर किसी को चढ़ने देता भी नहीं था। इस तरह से वहाँ लगभग 8 से 9 लोग इकट्ठा हो गए थे। मैं उनके साथ था और उसने वहाँ सीढ़ी लगाई। उसके बाद मैं कह रहा था वो ऊपर ही है, नीचे उतरते मैंने उसे देखा ही नहीं, वो तो घर के ऊपर ही होगा। सीढ़ी लगाकर जब उस हवेली का मालिक छत पर गया था तब उसने छत पर किसी को नहीं देखा। वो कहने लगा छत पर तो कोई मौजूद नहीं है, मैं हर जगह देख चुका हूँ। मैंने कहा मैंने ऊपर चढ़ते हुए देखा, हो सकता है जब तक मैं किसी को बुलाने के लिए लेकर गया तब तक वो ऊपर से कहीं उतर कर चला गया होगा। अब उस हवेली का मालिक नीचे उतर आया था और वो मुझे खास तौर पर कह रहा था क्या सच में तुमने ऊपर चढ़ते हुए देखा था किसी को? मैंने उसे पूरी बात बताई, कैसे मैं बाग में उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देख चुका था, कैसे भागते हुए देख चुका था और इसी हवेली पर पहले भी एक बार चढ़ते हुए देख चुका था। वो भी काफ़ी डरा हुआ था। उसे लगा कि मैं इस गांव में काफ़ी अमीर हूँ, हो सकता है मुझे जैसे मारने के लिए या घर से कुछ चुराने के लिए वो ऊपर चढ़ता हो, प्लान बना रहा हो। मुझे भी उसकी बात सही लग रही थी, लेकिन छत से वो कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। सभी अपने घर में वापस जा चुके थे। उसके बाद मैं काफ़ी दूर निकल आया था और मैं सोचता रहा वो छत से नीचे उतरा कब। मैंने 1 ही मिनट में सबको बुला लिया था, समय मिला ही नहीं। तभी मैंने उसे छत से उतरते हुए देखा। मैं हवेली से बहुत ज़्यादा दूर था। जब तक मैं भागता हुआ हवेली के पास पहुंच पाता मैंने उसे जंगल की तरफ भागते हुए देखा। मैं हवेली के अंदर जाकर हवेली के मालिक को कह चुका था वो आदमी उधर भाग रहा है। मेरे साथ उस हवेली का मालिक 3-4 और लोग जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन उस आदमी को हम पकड़ नहीं पाए थे। कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और हवेली का मालिक भी कह रहा था अगर तुमने उस आदमी को दोबारा कहीं पर भी देखा तो मुझे बताना। वो मेरी बात को समझ रहा था, जैसे मुझे वो आदमी कुछ अजीब लग रहा था, हवेली के मालिक को भी वो अजीब लग रहा था। अगर उसने अब तक कुछ चुराया नहीं है, हो सकता है भविष्य में एक साथ अपने साथियों को यहाँ ले आए और बहुत कुछ चुरा कर चला जाए। इस गांव में तो चोरी होती नहीं, पहरेदारों से बचने का जैसे उसे पूरी तरह से तरीका है, कहाँ से भागना है, क्या करना है। मैं हवेली के मालिक को समझ चुका था, लेकिन अब उसे पकड़ने की बारी थी। मैंने उसका हुलिया अब 5 पहरेदारों को बता दिया था जो रात को पहरा लगाया करते थे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में किसी ने भी उस आदमी को पकड़ा नहीं। लेकिन मैंने उसे कई बार गांव के अंदर देखा। जब तक मैं किसी को बताता वो कहीं दूर निकल चुका होता, इसीलिए वो पकड़ा नहीं जा सका। वो एक ऐसा शक्की इंसान था जिस पर पूरे गांव वाले शक कर रहे थे। पकड़ में वो नहीं आ रहा था और मुझे लगा कोई तरकीब तो लगानी पड़ेगी। वैसे भी गांव वालों का यकीन मैं जीत चुका हूँ और मन की बात भी उन्हें बता चुका हूँ। एक शाम मैंने देखा पास के मंदिर के पीछे जो पीपल का पेड़ लगा हुआ था ना, वहाँ पर कई दिए जलाए जाते थे।
रात के समय कई लोग वहां पर जैसे खाना रख कर जाते थे ताकि कुत्ते या जानवर या बंदर जो जंगल से आ जाया करते थे खाना खा सके। मैंने देखा उसने जल्दी से वो खाना समेटा और मंदिर के पीछे से भागने ही लगा था। तभी वो जैसे गांव की तरफ भागा था। मैंने वहां आवाजें लगाना शुरू कर दी, वो आदमी। वो लोग जो मंदिर के अंदर थे वो गांव की तरफ भागने लगे और मैंने उस आदमी को भागते भागते एक बाड़े के अंदर जाते हुए देखा। बाड़े के अंदर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। मैंने वहां आवाजें लगाकर भीड़ लगा दी थी। अब वो आदमी भाग नहीं सकता था। अब तो चोर पकड़ा गया। सारे के सारे लोग वहां पर खड़े थे। मेरे साथ मुखिया और हवेली का वो मालिक एक साथ अंदर गए थे। हम बाड़े की तरफ घुसे थे और जैसे ही वो बड़े से कमरे में पहुंचे, मुझे सामने एक कोने में जैसे लकड़ियों के गट्टों के पीछे छिपा वो आदमी दिख गया। मैं मुखिया को कहने लगा, वो देखो लकड़ियों के पीछे आप उस तरफ से जाइए, मैं उस मालिक के साथ दूसरी तरफ से जाता हूँ। हमने ये प्लान बनाया था। जैसे ही मुखिया दूसरी तरफ गए, वहां से देखकर वो कहने लगे, पीछे तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, मैंने अभी तो देखा, उसका सर देखा था उस तरफ से, मैं इस तरफ से जाता हूँ। मैं दूसरे आदमी के साथ वहां पर पहुंचा तो वो आदमी वहां से मुखिया के सामने गुजरकर बाहर की तरफ गया और मुखिया कह रहे, मुझे तो वो नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, मुखिया जी वो देखिए सामने से निकल कर तो गया है। मुखिया जी को वो नजर नहीं आ रहा था, ना ही उस हवेली के मालिक को। वो खुद कह रहा, तुम पागल तो नहीं हो गए, कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। सामने भागता हुआ वो बाहर की तरफ गया। मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा। ये दोनों मिले हुए हैं, जानबूझकर उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, लोगों की भीड़ के बीच से जैसे फिसलता फिसलता इधर उधर से निकलता हुआ वो उस जंगल की तरफ भाग निकला। कोई उसे देख नहीं पा रहा था। मैं कहे जा रहा, वो निकल कर तो गया है, लेकिन किसी ने उसे जैसे देखा ही ना हो। सभी कहे जा रहे, कहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ कहाँ। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं कि वो पीछे छिपा हुआ था। मैं सबको कहे जा रहा, मैंने उसे खुद देखा, आप सब नाटक कर रहे हैं, सब गांव वाले नाटक कर रहे हैं। वो गांव वाले मुझ पर भड़कने लगे थे, मुझ पर गुस्सा करने लगे थे और मुझे पागल कहने लगे थे। वो कहे जा रहे थे कि सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, किसी और को नजर नहीं आ रहा, यानी कि तुम झूठे हो। मुझे झूठा बना दिया गया और उसके बाद मैं गांव में जैसे अकेला अकेला सा पड़ गया था। कई लोग सहानुभूति मुझसे जताते, मुझे खाने को चीजें देते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरा दिमागी संतुलन हिल चुका है। किसी को कभी वैसा आदमी नजर आया ही नहीं और भीड़ के बीच से निकल गया, किसी ने देखा तक नहीं। अब मुझे लगने लगा था, या तो वो आदमी भूत है, किसी को नजर नहीं आता, या ये गांव वाले जानबूझकर उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर छिपाने की कोशिश कर रहे होते, कोई ना कोई बच्चा तो होता जो कह देता, वो देखो वहां बच्चे भी खड़े थे, किसी ने इशारा नहीं किया। हर कोई इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई सामने नजर आ ही ना रहा हो। शायद वो भूत है जिसे मैं देखता जा रहा हूं, वो मुझे नजर आता है और किसी को वो नजर नहीं आता। ये बात ने मुझे हिला कर रख दिया था और उसके बाद अगले 3-4 दिनों तक रात के वक्त मैं बाहर नहीं निकलता। फिर धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। मुझे लगा भूत था तो नुकसान थोड़े ना पहुंचाया, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन अब उसकी बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक भूत कहीं से भागता कुछ उठाकर ले जाता तो किसी को मैं बयां कैसे कर पाऊंगा और पागल साबित हो जाऊंगा। इस तरह से अगले कुछ दिनों तक मैंने उस आदमी को देखा नहीं, लेकिन अचानक मेरी नजर पड़ी मंदिर के पास से। वो मंदिर की दीवार को फांदकर मंदिर के अंदर रखे कुछ सामान को उठाकर लेकर जा रहा था। मैं देख नहीं पाया उसने क्या सामान उठाया, लेकिन जो भी उस लिफाफे में था उसने निकाला और दीवार फांदकर बाहर की तरफ भागने लगा। मैं हैरान परेशान था। ये कैसा भूत है जो मंदिर के अंदर तक चला जाता है और इसे कुछ नहीं होता? मैंने तो सुना है भूत मंदिर में जा नहीं सकते और जिस पर भूत का साया होता है वो भी मंदिर में ले जाया नहीं जा सकता। भगवान की शक्ति से ऐसी प्रेतात्माओं को दूर किया जाता है और ये भूत खुद मंदिर के अंदर से चीजें चुरा कर ले जा रहा है। देखना तो होगा आखिर ये करता क्या है। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा।
मैं आराम से छिपता छिपाता उसके पीछे जा रहा था कि ये सामान लेकर कहाँ पर जा रहा है। चुराता रहता है लेकिन ले जाता कहाँ है। देखूं तो सही, वो जरूर उस जंगल में कहीं ना कहीं तो जाता होगा। मैं पीछा करता रहा और सामने वाली एक नदी जो जंगल के बीच बहती थी, मैंने उस नदी के बारे में सुना था लेकिन इतनी दूर तक कभी आया नहीं था। उसका पीछा करते करते मैं उस नदी तक पहुंच आया और कमाल की चीज देखिए, वो नदी के पास से जैसे गायब ही हो गया। मैं देख ही नहीं पाया। मैं डर रहा था कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। बार बार पीछे मुड़कर देखा करता था। उस नदी के पास पहुंचते ही वो जैसे गायब हो गया। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे मिला ही नहीं। मैं इंतजार करता रहा लेकिन वो जैसे कहीं से बाहर निकला ही नहीं। फिर मुझे लगा नदी में डूब तो नहीं गया, क्योंकि नदी में जाता तो निकलता जरूर। इस तरह से तो नदी में डूब नहीं सकता। अगर भूत हुआ तो उसे कुछ होगा नहीं, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं चुपचाप वापस आ गया था, लेकिन अब मेरी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। भूत का पीछा किया और वो दूर निकल गया। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा। और एक दिन फिर से मैंने देखा, जब मैं उस बाग में घूम रहा, उसने फल तोड़े और उसके बाद मैं छिपकर उसका पीछा करने लगा। मैं इस बार उसको करीबी से देखना चाहता था। दूर से मैं ज़्यादा उसे भागने देना नहीं चाहता था, इसीलिए उसके करीब करीब हल्के हल्के कदमों से वो जिस दिशा में जाता रहा, मैं करीब से वहाँ निकलता गया। अचानक उसे जैसे मेरे पैरों की आवाज़ आ गई हो। वो पीछे मुड़ मुड़ देखता रहा, मैं छिपता रहा और एक जगह जब मैं आगे उसे देख रहा, वो एक पेड़ के पीछे था। मैं बस एक दो पेड़ों की दूरी से ही उसका पीछा कर रहा और आगे वो मौजूद नहीं। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा, वो मुझसे नजरें मिलाकर खड़ा था और घूर रहा। मैं उसे देखते ही घबरा गया और पीछे गिर गया। मेरी चीख निकल गई थी और जबान ने अपने आप कहा था, भूत भूत। मेरी ये बात सुनकर वो भी चौंक गया। वो हैरानी भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मेरे हाथ पांव कांपते जा रहे थे। उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे मार देगा। मैं उसको कहने लगा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और वो हैरानी से मेरी तरफ देखता ही रहा और कुछ समय बाद उसने ये शब्द कहे थे, तुम मुझे देख सकते हो। मैंने कांपते हुए ये कहा था कि हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूं। वो और भी हैरानी भरी नजरों से देखता गया और फिर कहा, यह कैसे, तुम मुझे कैसे देख सकते हो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं। तुम भूत हो ना। वो मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, भूत, तुम्हें लगता है मैं भूत हूं? हाँ 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 हाँ, मैं भूत ही हूं। मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, खा जाऊंगा। भूत खा जाते हैं ना, मैं खा जाऊंगा। मैं डर गया। वो मुझे मारने की बात कर रहा था तो मैं कांपने लगा था, जैसे आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। मुझे लगा वो मुझे मार देगा, अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं इतना ज़्यादा डरने लगा था कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कांपने लगा था। तभी जैसे वो भी डरने लगा हो और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घबराया हुआ था, आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन वो कहने लगा, डरो मत, डरो मत, तुम बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कहीं इस झटके से तुम मर ना जाओ। मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत। उसने जब ये कहा, मेरा दिल जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। मुझे दिखने लगा और सामने उसका उड़ा हुआ चेहरा। अगर वो भूत होता तो वो मुझे डराता, इस तरह से घबराया हुआ नहीं दिखता। और अगर वो भूत होता वो मेरा पीछा करता। मैं किसी भूत का पीछा थोड़ी ना करता। ये हैरानी वाली बात थी। उसने खुद माना और कहा, मैं भूत नहीं हूँ। जब मेरी हिम्मत बढ़ने लगी तो मैंने उससे पूछा, तुम भूत नहीं हो तो क्या हो जो किसी को नजर नहीं आते? मुझे नजर क्यों आते हो? वो हड़बड़ी में दिखा, जैसे वो अपना सच बताना नहीं चाहता था। फिर उसने कहा, मैं भूत नहीं हूं, लेकिन माफ करना, मैं अपना सच भी नहीं बता सकता। बाकियों को मैं नजर नहीं आता, किसी को मैं नजर नहीं आता। तुम्हें क्यों नजर आ रहा हूं मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर तुम मुझे देख सकते हो तो मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हें ये चीजें नहीं जाननी चाहिए, तुम्हें ये बातों का पता नहीं होना चाहिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। उसके बाद मेरी आंखों के सामने वो उस नदी की तरफ जाने लगा। तेजी से भागा जा रहा था, लेकिन उसने वो कदमों को रोका, जैसे वो मुझसे कुछ छिपाना चाहता हो।
उसने पीछे मुड़कर देखा और मुझे कहने लगा, चले जाओ चले जाओ। मैंने कहा, मैं खुद को संभाल लूं, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। लेकिन वो भी वहां पर रुका रहा। वो मेरे जाने का इंतजार कर रहा था, जैसे हम घर के दरवाजे पर खड़े हों और हमें ताला खोलना हो, चाबी हमने कहीं पर छिपाई हो। हम नहीं चाहते कोई हमें देखे कि हमने चाबी कहाँ पर छिपाई है। वो भी वहाँ खड़ा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, जैसे वो कहीं चला जाता है और बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ जाता है, इसीलिए मुझे जाने को कहा था उसने। लेकिन उसकी बात मैंने मान ली। मैं थोड़ा डरा था, इसीलिए मैं तो घर की तरफ भागने लगा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि वो कहाँ गया। अगले 4-5 दिनों तक मुझे बस उसके बारे में ही दिमाग में ख्याल आते रहे। भूत नहीं है तो क्या है, क्या चीज़ थी वो। धीरे धीरे डर खत्म होने लगा, उत्सुकता जागने लगी। भूत नहीं है खुद माना है, नुकसान पहुंचाना होता पहुंचा देता। अगर भूत होता चिपक जाता, घर में मैं परेशान रहता। जैसे लोग पागल हो जाते हैं मैं भी पागल हो जाता। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया और डरते डरते कहा, मैं भूत नहीं हूं तो पक्का वो भूत नहीं है। वो कुछ ऐसी चीज है जो लोगों को नजर नहीं आती और मुझे सच का पता लगाना होगा। कुछ दिनों तक मैंने उसे उस गांव में कई बार देखा और 1 हफ्ते बाद मेरी हिम्मत जागी। मैं उससे नजरें मिलाकर देखा करता था और वो भी नजरें मिलाकर मुस्कुराकर गांव में चला जाया करता। ध्यान दिया मैंने, वो जाकर करता क्या है। जब वो उस हवेली के ऊपर चढ़ता है ना, ऊपर से खास सामान लेकर नीचे उतरता है। हाथ में मैंने उसके सूखी रोटियां देखी थी। वो जो हवेली का मालिक था ना, वो कौवों को या इसी तरह पंछियों को डालने के लिए रोटियां ऊपर फेंक दिया करता था और ये ऊपर जाकर रोटियां उठाकर लेकर आता था। कई बार घरों के बाहर कुत्तों के लिए डाली गई रोटियां ये उठाकर भाग जाया करता। मंदिर का प्रसाद मंदिर के अंदर से उठाकर लेकर जाता था। फिर मुझे उससे थोड़ी सहानुभूति सी होने लगी थी कि वो कुछ ऐसा नहीं चुराता जिस पर किसी का ध्यान जाए। इसीलिए गांव में चोरी थोड़ी ना होती है, ये सिर्फ खाने पीने की चीजें चुरा कर यहां से लेकर जाता है। इसीलिए अब डर भी कम लगने लगा था और वो इसी तरह मेरे सामने भागता हुआ नजर आता। किसी को दिखता नहीं, सिर्फ मैं उसे देख पाता और हिम्मत बनी मेरी तो छिपते छिपते मैं उसका पीछा करने लगा। बेचारा कहाँ जाता है, मदद तो करूँ उसकी, कुछ खाने का सामान उसे खुद दे दिया करूँगा। मैं उसे देख सकता हूँ, उसे दोस्त मान सकता हूँ ना। इस तरह मैं धीरे धीरे उसके पीछे जाता गया। हिम्मत इतनी बड़ी थी, वहाँ रुककर करीब से देखा था कि वो क्या कर रहा है। पीछे मुड़ा तक नहीं। किसका डर था मुझे, वो बेचारा खाना ही तो चुराता है, कौन सा यहाँ किसी को मारने के लिए आता है। देखा मैंने नदी के एक छोर के पास पहुंचकर, जैसे उसने नदी के पानी को छुआ, उसके बाद हाथ सर पर रखकर, एक हाथ अपनी छाती पर रखकर जैसे एक खास मुद्रा बनाई और फिर नदी में चला गया। नदी का पानी एक तरफ थोड़ा थोड़ा हटने सा लगा था, जैसे एक दरवाज़ा नदी के बीच बन गया हो। फिर वो नदी में समा गया। कहाँ पर गया मैं देख नहीं पाया। भागते भागते मैं नदी के पास गया। ये क्या, वो कह रहा था मैं भूत नहीं हूँ। मुझे लगा कोई शक्तिशाली आदमी होगा, साधु होगा। ये क्या था जो नदी के बीच चला गया? क्या मुझे भी यहाँ जाकर देखना चाहिए? मैंने ये सोचा था। मुझे पता नहीं था मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका पीछा करना मुझे सही लगा। सर पर हाथ रखा, एक हाथ रखा मैंने छाती पर। जैसा उसने किया था मैंने बिल्कुल वैसा किया। वो नदी के पानी को एक तरफ हटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां जैसे हल्की हल्की सीढ़ियां दिखने लगी थी। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ता गया, नदी के बीच चला गया। नदी का पानी सर के ऊपर था, लेकिन मेरी सांस नहीं रुक रही थी। तभी मैं सीढ़ियों से चढ़ता चढ़ता दूसरी तरफ गया। फिर से पानी हटा। जैसे ही पानी हटा मैं नदी की दूसरी तरफ था, लेकिन ये जगह बदली बदली सी थी। मैं नदी को पार करके सिर्फ नदी के दूसरी तरफ नहीं, बल्कि जैसे धरती के अंदर की तरफ से कोई दूसरे रास्ते में पहुंच गया था। मैंने देखा आसपास पत्थर ही पत्थर, कोई पेड़ नहीं था, जबकि मैं तो जंगली इलाके में होना चाहिए ना। यहाँ पत्थर ही पत्थर थे, दूर दूर तक काले चमकदार, और कई धातुएं भी साफ दिख रही। मैं थोड़ा सा आगे गया, रास्ता सा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर इंसान रहते हों। मूर्तियां बनी हुई थीं,
पत्थरों की, काले पत्थरों की, सफ़ेद पत्थरों की सड़कें ऐसी बनाई हुई थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा राख थी। चलते चलते मैं काफ़ी आगे बढ़ा और दूर जाते हुए उस आदमी को मैंने देख ही लिया था। मैं भागता भागता उसके पीछे जाने लगा। वो जैसे एक गांव में पहुंचा। जिंदगी में कभी ऐसा गांव नहीं देखा होगा किसी ने भी। सुनहरी गांव, सुनहरी गांव था। वहाँ घर बने हुए अलग अलग डिज़ाइन के, अजीबोगरीब, लेकिन सोने के। सोने से भरा पड़ा था पूरा गांव, दीवारें सोने की। और जैसे ही सड़क के दूसरी तरफ मैंने देखा, वहाँ छोटे छोटे पत्थर, ये पत्थर सोने के थे। हाथ से उठाया था मैंने उस सोने के पत्थर को। सोने की पहचान है मुझे। सोना देखते ही आंखों में चमक आ जाती है। पीतल और सोने में अगर मैं पहचान नहीं कर सकता तो कौन करेगा। ये कैसी जगह है, सुनहरी सुनहरी, सोने से भरी हुई। कैसे हैं ये लोग जो सोने के घरों में रहते हैं। कैसी है ये दुनिया जो मैंने कभी देखी तक नहीं। सवाल ही सवाल मेरे मन में गूंजे जा रहे थे। जवाब पाने के लिए मैं उन घरों की तरफ बढ़ा था। जैसे जैसे घरों की तरफ बढ़ता गया मैं सबसे पीछे वाले घर की तरफ गया, जहां उस आदमी को घर के अंदर घुसते देखा। दरवाज़ा नहीं था वहाँ। मैं उस दरवाजे वाले रास्ते से अंदर पहुंचा। वो आदमी मेरी तरफ देखकर भौं चक्का सा हो गया था। मैंने उसके हाथ पांव कांपते हुए देखे। जैसे गांव में मैं डर गया था ना जब उसे भूत समझा था, लेकिन अब वो मुझे देखकर उसी तरह से डरा हुआ। उंगलियां फड़फड़ा रही, आंखें हिल रहीं। बेहोश एक पल में हो गया और वहां पर गिरा। मैं उसे संभालने लगा। मैं बुरा इंसान नहीं हूं जो किसी को डरा कर इस तरह से बेहोश कर दूं। मैंने उसे संभाला, देखने लगा पानी कहाँ है। आसपास पानी नहीं दिख रहा। बर्तन तो बहुत सारे थे, लेकिन हर चीज़ जैसे सोने की बनी हुई। कई चीज़ें चांदी की थी। वहाँ मूर्तियाँ काले रंग की थी, धातुओं की बनी हुई, पत्थरों की बनी हुई चीज़ें, लेकिन डिज़ाइन ऐसे कि मुझे पता नहीं चल रहा किसमें क्या है। जब वो आदमी होश में आया, मुझे देखकर थर थर कांपने लगा था और कहने लगा था, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ आने का रास्ता कैसे मिला? मैंने कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। देखा मैंने तुम्हें, किस तरह से तुम यहाँ पर आए। और वो घबरा गया और कहने लगा, तुम पागल तो नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। मुझे लगा बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। वापस चले जाओ, कोई गड़बड़ मत कर देना। पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं उसे जानना ही नहीं चाहता था। ऐसा क्या हुआ है? मैं बस कह रहा, ये कैसी दुनिया है? क्या है ये? क्या तुम मुझे बताओगे? ये तो मैं समझ चुका हूँ, तुम भूत नहीं हो, लेकिन तुम किसी को नजर नहीं आते। इस तरह से छिपकर खाना चुरा कर लेकर आते हो। मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगा, छिपकर रहने की ज़रूरत नहीं है। उसने मेरी आंखों में दया देखी, फिर डर देखा। फिर वो कहने लगा, चले जाओ, यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं उससे जानना चाहता था ये जगह कौन सी है, और उसने बताया, ये तल की दुनिया है और तुम धरातल से आए हो। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारा तल और धरातल? उसने कहा, तल उसे कहा जाता है जो बिल्कुल सतह से नीचे हो। ये भी एक दुनिया है। ऐसा मत समझना तुम खड्डा खोदकर नीचे पहुंच सकते हो। ये सतह को पार करना संभव के समान है। रास्ते हमारे द्वारा ही खोले जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा खोले नहीं जा सकते। जैसे मैंने वो रास्ता बनाया, हम यहाँ कई रास्ते बनाकर रखते हैं ऊपर धरातल पर आने के लिए, लेकिन धरातल से किसी को तल में आने नहीं देते। तुम तल में चले आए। इससे पहले भी बहुत युद्ध हो चुके हैं इंसानों के हमारे साथ। वो धरातल वाले हम तल वालों को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर भी बहुत तबाही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, जैसे कि तुम्हारे धरातल पर बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ भी बहुत कम है, वहाँ भी बहुत कम है। युद्ध कई बार हो चुके हैं एक दूसरे की चीज़ों को हड़पने के लिए, इसीलिए रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन मेरे जैसे कई इंसान रास्ते बनाते हैं तुम्हारे धरातल से कुछ अच्छी चीज़ें लाने के लिए, और तुम रास्ता बना नहीं सकते हमारे तल से सामान ले जाने के लिए। मैंने कहा, सहाँ तल से क्या सामान ले जाया जा सकता है? उसने कहा, देखो तो सही, यहाँ देखो। जिसके लिए तुम पागल रहते हो, जिसके लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, भंडार है यहाँ, भंडार। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? वो सोने के घर,
सोने की सड़कें, सोने की चीज़ें देख मैं समझ चुका था वो क्या कहना चाहता है। फिर उसने मुझे समझाया कि ये बात कहीं बताना मत, मैं वो रास्ता खुला रखना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ से खाने की चीज़ें ला पाऊँ। यहाँ भी खाने की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ उगाने में बहुत परेशानी होती है, मुश्किल से उगती हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा हम तल पर ज़रूर हैं, लेकिन सूरज हमारे लिए भी चढ़ता है। जैसे ऊपर वाली परत हमारे लिए गायब हो जाती है और तुम्हारे लिए नीचे वाली परत गायब दिखती है, उसी तरह यहाँ फसल उगती है लेकिन कम, धातुएं ज़्यादा हैं, उपजाऊ ज़मीन कम है। हम रास्ते बनाकर तुम्हारे धरातल से चीज़ें कई बार चुरा लेते हैं, अच्छी चीज़ें, फल, सब्जियां, लेकिन अब इंसानों ने धरातल पर पूरी तरह से कब्जे कर रखे हैं। तुमने शहर बना रखे हैं और हमें छिपकर रहना पड़ता है। मैं अगर पूरा दिन बाहर बिता आऊं तो लोगों को दिखना शुरू हो जाऊंगा, ये असर है। लेकिन मैं थोड़े समय के लिए जाता हूं, वापिस आ जाता हूं। बस तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैंने उसको कहा, क्या मैं कुछ घूम सकता हूं? देखना चाहता हूं ये दुनिया भी, फिर वापस चला जाऊंगा। उसने मेरी आंखों में सच्चाई देखी, घुमाया मुझे। वहां कई लोग थे, मैं हर एक को देख पा रहा था। बसे हुए गांव को देख पा रहा, रास्तों को देख पा रहा, धातुओं से बने हुए वो रास्ते। यहाँ धातु ज़्यादा थी, मिट्टी बहुत कम। यहाँ पेड़ पौधे, फसल बहुत कम लगाई जाती थी, उपजाऊ ज़मीन थी ही नहीं। धातुओं पर आप पेड़ पौधों को लगा नहीं सकते, लेकिन सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ऐसी चीज़ें तो वहाँ भरी पड़ी थी। मैंने कई जगह हीरे भी देखे और उसके बाद मैं घूमता रहा बहुत समय। लेकिन जब उसे कोई खास काम था, उसने मुझे कहा तुम वापस चले जाओ। मैं वापस जाने की तरफ मुड़ा था, वो घर में चला गया। मैं वहाँ रुका और देखने लगा कोई काम की चीज़ ले जाऊँ, एक बार ही तो आया हूँ, सोना लेकर जाता हूँ। फिर दिमाग चला, सोना ज़्यादा अगर उठा लिया बेच नहीं पाऊँगा, अंग्रेज़ पकड़ लेंगे या सरकार का कोई आदमी पकड़ लेगा, कोई ना कोई तो पकड़ लेगा। सोना ले जाना है तो थोड़ा सा ले जाऊँगा, ज़रा सा छोटा कंकर सा। वहाँ बड़े बड़े सोने के पत्थर थे, कोई भी उसे देखकर फिसल जाता, लेकिन मुझे तो छोटा कंकड़ चाहिए था। कंकड़ ढूंढना कितना मुसीबत भरा था मैं समझ पा रहा। कंकड़ को ढूंढने के लिए घरों के पीछे गुजरते मैं एक ऐसे घर के पास पहुंचा। वहाँ छोटी छोटी रेत सी बनी हुई, छोटे छोटे जैसे कंकड़ थे, उससे जैसे एक गुलदस्ता, एक गार्डन सा बनाया हुआ। मैं वहाँ से कंकड़ उठाने वाला था। सामने घर से निकली एक खूबसूरत सी लड़की भागती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, चोर चोर, चोरी करने की कोशिश कर रहा है, मेरे पौधे को चुराने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा माफ़ कीजिए, मैं पौधे को नहीं चुरा रहा, मैं बस इस छोटे से कंकड़ को उठाने आया हूँ। मैं जैसे ही उस कंकड़ को उठाने वाला था, वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इसका क्या करोगे, ये तो तुम्हारे पास भी होगा, तुम्हारे घर के पास भी होंगे। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। वो देखती रह गई और सच बताऊं मैं उसे देखता रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। फिर कंकड़ को मैंने जेब में डाला और मेरे कपड़ों को देखकर वो कहने लगी थी, ये कैसे कपड़े हैं, ये तो लकड़ी के बुरादे के बने हुए कपड़े लग रहे हैं। तुम तो किसी बड़े शहर से आए लगते हो, यहाँ तो ऐसे कपड़े नहीं होते। हम तो धातुओं के बर्तन से बनाते हैं, धातु के कवच बनाते हैं। ये देखो मेरे कपड़े भी, जिसमें मैंने चांदी और सोने को पिघलाकर किस तरह से वस्त्र बनाए हैं। उसका वो चेहरा खूबसूरत, वो उस सुनहरी कपड़ों में किसी परी के समान लग रही थी। लेकिन मैं उसे सच्चाई कैसे बताता, उसने खुद ही समझ ली। वो कहने लगी, तो तुम तल के नहीं लगते, तुम धरातल से तो नहीं आए हो। मैं हैरान था, मेरे होश उड़ चुके थे और मुझे देखते ही वो कहने लगी, तुम यहाँ हमला करने आए हो, तुम यहाँ हमला करने आए हो। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, नहीं, मैं हमला करने नहीं आया हूँ, मैं बस उसके साथ आ गया। वहाँ एक आदमी आया करता था तुम्हारे तल से, मैं उसका पीछा करके यहाँ पहुँच आया। मुझे यहाँ काम की चीज़ मिली, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोना उठाना नहीं चाहता था, ये कंकड़ ले जाना चाहता हूँ। वो लड़की मुझसे पूछने लगी, तुम यहाँ सबको लेकर तो नहीं आओगे? मैंने उसको कह दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो उस रास्ते को बंद करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया करूँगा,
यहाँ पर तुमसे यहाँ छोटे छोटे कंकर ले जाया करूँगा, क्या तुम सौदा करना चाहोगी? वो मुस्कुरा गई। उसकी मुस्कुराहट में हामी थी। मैं वो कंकड़ लेकर गया, अपनी दुनिया में आया और अगले दिन शहर में सुनार के पास छोटा कंकड़ बेचा मैंने। वो पूछ रहा कंकड़ कहाँ से आया। मैंने कहा विदेश में है, मेरा भाई काम करता है, वहाँ उसे खुदाई में मिला। उसने कहा मैं अपने भारत भेजूंगा अपने भाई के पास। वो सुनार खुश था क्योंकि वो कंकड़ की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। सोना महंगा होता है। काफ़ी रुपए मिले मुझे और रुपए का इस्तेमाल मैंने खाना लाने के लिए किया। बहुत खुश था, लेकिन उसी खुशी में उस लड़की का चेहरा बार बार नजर आ रहा। मैंने उस शहर से कुछ चूड़ियाँ खरीदी। सोचा वो कांच की चूड़ियाँ उस लड़की को पसंद आएंगी। ख्याल उसके आए जा रहे थे। मैं फिर से अगली रात उस दुनिया में गया। मैं चुपचाप वहाँ से गया और वो आदमी मिल गया। तुम फिर से आ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? यहाँ सोना चुराने तो नहीं आते? मैंने कहा नहीं नहीं, सोना चुराने नहीं, ये जगह अच्छी लगी तो लगा मैं यहाँ घूमा। उसने कहा मैं रास्ता बंद कर दूंगा। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, देखो मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आया हूँ। वो मेरी दुनिया में आने वाला था, लेकिन मेरा खाना देख वहीं पर रुक गया। वो खुशबू, उससे हैरान था वो खुश था मुझे देखकर। वो वैसे इंसान ही था, तल में रहने वाला। हम धरातल वालों को नज़र नहीं आता। एक दिन बिताने के बाद अगर हमारी दुनिया में वो रह जाए तो हम जैसा बन जाएगा, कोई पहचान तक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ रहना पसंद है। हर किसी को अपनी दुनिया में रहना पसंद होता है ना। मैं उस लड़की के पास भी गया था, उसे चूड़ियाँ भी दी थी, खाने का सामान भी दिया था। वो भी बहुत ज़्यादा खुश। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसके घर में रहा, उसके साथ खाना खाया मैंने। वहाँ से कंकड़ उठाकर लेकर आया उसी रात। उसके बाद मैं कुछ दिनों तक वहाँ पर जाता रहा। वो हमारी दुनिया में आना तो चाहती थी, लेकिन आ नहीं पाती थी और यहाँ पर रहना मुश्किल बहुत ज़्यादा था। वो भी एक सभ्यता थी, हम इंसानों की तरह ही वो भी रहते थे। ये एक गांव था और उसके माता पिता शहर में रहते थे। वो अकेली यहाँ पर रहती थी। मैं उसके लिए खाना लाता रहा, कपड़े लाता रहा और हर एक चीज़ को देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश होती थी। कुछ ऐसा सामान जो शहरों तक में नहीं मिलता था उनके। लकड़ी बहुत कम थी, धातु बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर सामान धातु का होता था, लेकिन ये नर्म कपड़े जो कि रुई से बने और कई ऐसी चीज़ें जो यहाँ मिलती तक नहीं, मैं उसके लिए लेकर गया था। छोटे छोटे कंकड़ वहाँ से मैं उठाता, उसके लिए वो पत्थर के समान थे। वो खुश होकर मेरे लिए पहले से ढूंढ कर रखती। खाना मैं वहाँ लाता रहा लगभग 1 महीना, जैसे उससे लगाव सा हो गया था। वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। अपनी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई बार 2-2 दिनों तक मैं वहीं पर रहता, सामान वहाँ पर ले जाता, लेकिन वहाँ भी मुझे कमी महसूस होती। पानी काफ़ी कम होता। वहाँ पानी के लिए जैसे बहुत ज़्यादा झगड़े रहा करते थे। तालाब थे, बारिश वहाँ पर भी होती थी। ज़मीन वहाँ बंजर थी, बहुत ज़्यादा बंजर ज़मीन, जहाँ पर फिर भी वो किसी तरह से खेती करने की कोशिश करते। पौधे नहीं उगते वहाँ पर, और मैं फिर भी वहाँ खुश सा रहने लगा। वो कंकड़ों को अपनी दुनिया में ले जाओ, बेचो, पैसे उससे सामान लो और वहाँ पर चले आओ। ये मैं करने लगा था। लेकिन मैं कहानियाँ सुना करता था उससे, कैसे बहुत समय पहले जब ये दुनिया में आने जाने का रास्ता बड़ा हुआ करता था, युद्ध होते थे। उसे पता था हमारी दुनिया में जो सुनहरी सुनहरी महल हुआ करते थे, उसका सोना कहाँ गया, वापिस इस दुनिया में लाया गया। युद्ध में इंसानियत जैसे बंदी हो जाती है, लालच हावी होने लगती है और तब तबाही होती है, तो रास्तों को बंद करना सही समझा गया। फिर भी कुछ लोग जो तकनीक से रास्ते बना पाते थे, आज भी बनाते हैं हमारी दुनिया में आने के लिए। मुझे उससे प्यार सा हो गया था, जैसे अपने मन के अरमानों से बताना चाहता था। हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। मैं चाहता था उसे अपनी दुनिया में ले आऊं। हमारी दुनिया में कितनी खुश रहेगी, शायद कोई भी लड़की इतनी खुश हो ही नहीं सकती। हो तो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर खुश हो जाया करेगी। वहाँ पर पंछी कम हैं, कीड़े मकोड़े तक कम हैं, लेकिन हमारी दुनिया में छोटे छोटे पंछी जो वहाँ पर मैं पिंजरे में लेकर जाता,
उसे देखकर वो इतनी खुश होती जैसे कहती मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। मैं उसे मना कर देता। हमारी दुनिया के पंछी आज़ाद रहने चाहिए ना, वो हामी भरती। इस तरह लगभग 2 महीने मैं आता जाता रहा, लेकिन गलती एक थी। मैं वो कंकड़ एक खास सुनार के पास लेकर जाता था, उससे पैसे ले लिया करता। उसे कब मुझ पर शक हो गया पता ही नहीं चला। बार बार एक सुनार के पास जाना नहीं चाहिए। मैं तो उस लड़की के प्यार में मदहोश था, ये सोच ही ना पाया कि कोई मुझ पर शक भी करेगा। उस सुनार को मुझ पर शक हो गया। उसने कुछ अंग्रेज़ों को बता दिया, कुछ ज़मींदारों को बता दिया कि मेरे पास सोने के छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, कहीं से मैं खोदता हूँ। गांव के आसपास कोई खदान है सोने की, और वो लोग कब मेरा पीछा करने लगे थे मैं जान नहीं पाया। एक अंधेरी रात वो मेरे पीछे आते रहे और उन्होंने वो रास्ता ढूंढ ही लिया, जिससे जब मैं उस लड़की के घर की तरफ आ रहा था ना, पीछे से भीड़ और गोलियों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी और मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। मैं घरों की तरफ भागा था और पीछे से गोलियों की आवाज़ें। ये आवाज़ें उन अंग्रेज़ों के बंदूकों की थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन जो सामान मैं लेकर आया था मैंने उस लड़की के घर पर जाकर उसे दिया। ये आवाज़ें सुनकर वो कह रही थी, तुम किसे साथ लेकर आए हो, तुम किसे साथ लेकर आए हो। मैंने उसको कहा, मैं किसी को साथ नहीं लेकर आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस रास्ते से मैं आया कोई मेरा पीछा कर रहा हो। वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए थे। उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था मेरे सिवा, और मैं वहाँ से भागा भागा छिपा छिपा जैसे बचने की कोशिश कर रहा। वो लड़की मुझे उस गांव से भगाकर बाहर ले आई थी, और वहाँ पर जितने भी वो लोग थे जो इस दुनिया में आ चुके थे, वो जैसे सोना लूटने में लगे हुए छिपे हुए थे। मुझे उसने छिपाए रखा था, लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतने शुरू हुए, उन्हें वो लोग नज़र आने शुरू हो गए जो वहाँ से बचकर भागना चाहते थे। जैसे लड़ाई शुरू हो गई, शहर से भी कुछ लोग निकल कर आ गए थे। वो तल की दुनिया के लोग जो अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ने लगे थे। वहाँ युद्ध हुआ, और कहते हैं अपने इलाके में हर कोई जीत ही जाता है। उन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस लड़की ने मुझे उस रास्ते से वापस जाने को कहा ही नहीं, एक और रास्ते से, पेड़ के रास्ते से मुझे जाने को कहा, और ये भी बताया, दोबारा इस दुनिया में मत आना। अगर यहाँ तुम्हें किसी ने देखा तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। मुझे जैसे पहचाना जा चुका था। वो लोग, मुझे नहीं पता वहाँ से निकल पाए या नहीं निकल पाए, लेकिन उस लड़की ने एक पेड़ से मुझे मेरी दुनिया में पहुँचा दिया। वो पेड़ से वापस जाने का रास्ता मुझे मिला ही नहीं, और उस गांव तक किसी तरह से मैं पहुंचा, छिपता छिपाता, भेष बदल कर। और मुझे पता लगा उस गांव में कई अंग्रेज सोना लूटने के लिए गए थे। मेरी तलाश अब भी जारी है। कई लोग मारे गए, कई जैसे उस नदी से बाहर निकल आए थे, और उन्होंने कहा था यहाँ जैसे नीचे कोई गुफा है, वहाँ गुफाओं में सोने के महल हैं। वो सही तरह से बयां कर ही नहीं पाए तल और धरातल की सच्चाई को, लेकिन सोना ढूंढने की तलाश ने उस गांव को बर्बाद कर दिया। वो दूसरी दुनिया, वो तल की दुनिया तक तो पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन मंदिर और गांव वालों की कहानियां चलने लगी कि यहाँ सोने के खजाने छिपे हैं। मैं उस गांव से भाग निकला था, लेकिन मेरी जिंदगी सुधर नहीं पाई। क्या करता, कैसे भुलाता उस लड़की को। तल में जाने की कोशिशें मेरी जारी रही, लेकिन मुझे दोबारा कोई रास्ता मिला ही नहीं। मैं गांव गांव भटकता रहा, सिर्फ रास्ता ढूंढने के लिए। एक बार मुझे रास्ता मिल जाए, छिपता छिपाता उस दुनिया में चला जाऊंगा, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। उसे कहूँगा मैं उसी दुनिया का हूँ, उसी धातुओं में जी लूँगा, लेकिन उसको अपने साथ रखे हुए। मैं जानता था, मैंने पढ़ी थी उसकी आंखें, वो भी मेरे बिना रह नहीं सकती थी। मुझे बचाने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया, लेकिन मुझे पूरा सच उसने नहीं बताया कि ये रास्ते ढूंढे नहीं जा सकते। मैं देख सकता हूँ किसी कारण से तल के लोगों को, लेकिन मुझे ये पता नहीं होता कौन इंसान है और कौन तल का मानव। आज भी रास्तों को ढूंढता रहा हूँ। एक बार दोबारा उससे मिलने की तमन्ना है। ये कहानी है, मेरी कहानी, मेरी जिंदगी।
मुझे नहीं पता कब तक हम वो तल की दुनिया को दोबारा ढूंढ पाएंगे। मैं तब तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा मैं नहीं जानता। आप अगर मेरी कहानी सुन रहे हैं, किस साल में सुन रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरी अधूरी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। लेकिन मैं बस ये जानकारी देना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ एक ही दुनिया नहीं है, कई और दुनिया भी हैं। वहाँ के तौर तरीके भी अलग हैं, लेकिन इंसान जहाँ भी जाते हैं तबाही ही मचाते हैं। मैं वहाँ बड़ी खुशी खुशी जा सकता था, लेकिन एक गलती ने ना सिर्फ मेरी दुनिया बल्कि वो तल की दुनिया को भी बर्बादी के रास्ते पर ला दिया था। अगर कोई ऐसा इस कहानी को सुन रहा है जो उस तल की दुनिया में जा सकता है या वहां से आया है, मेरा एक पैगाम वहां पहुंचा देना। ताउम्र मैं अकेला ही रहा, तुम्हारा इंतजार करता ही रहा।